प्रताप ठाकुर अपनी हवेली के सबसे बड़े कमरे में बेड पर लेटे अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गिन रहे थे। उनकी नजरें दरवाजे की ओर टिकी हुई थीं, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हों। सौरभ, उन्होंने कांपती हुई आवाज में अपने बेटे सौरभ को बुलाया। जी पापा बोलिए। वो अभी तक नहीं आई। तुमने उसे फोन किया था ना? जबकि सौरभ जी अपने मरते हुए बाप से भी झूठ बोलने से बाज न आए थे। जी पापा, मैंने फोन किया था, लेकिन उसका फोन बंद जा रहा था। सौरभ, किसी को भेजकर बुला लो, मैं उसे देखना चाहता हूँ, एक आखिरी नजर उसे देखना चाहता हूँ। जबकि सौरभ उनसे नजरें चुरा गए थे। तुम जानते हो, अभी अभी रमेश आया था मेरे पास। उन्होंने अपने मरे हुए दोस्त का जिक्र किया तो सौरभ जी एक गहरा सांस लेकर रह गए थे। पिछले कुछ दिनों से उन्हें रमेश जी की आत्मा कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रही थी। पूछ रहा था उसकी बेटी कैसी है, किन हालातों में है। क्या जवाब दूं? क्या बताऊं उसे कि मैंने उसकी बेटी को अपनी जिंदगी से बेदखल कर दिया, उसे पराया कर दिया। तुम जाओ, मोहिनी को बुलाकर लाओ। जी पापा, मैं अभी जाता हूँ। ये कहकर सौरभ जी उठ गए थे और प्रताप ठाकुर ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। उनकी बंद आंखों से आंसू टूटकर तकिए में कहीं खो गए थे। उनका दिल कह रहा था कि उन्होंने मोहिनी के साथ इंसाफ नहीं किया था। अपने मरते हुए दोस्त से जो वादा किया था उसे पूरा न कर सके। कुछ सोचकर उन्होंने अपने वकील को फोन किया था और थोड़ी देर बाद ही वकील उनके सामने कमरे में मौजूद था। बोलिए ठाकुर जी, क्या काम है? मुझे एक वसीयत तैयार करवानी है। वसीयत तैयार करो। और बंद कमरे के अंदर किसी की नई तकदीर लिखी जा रही थी। कोई नहीं जानता था आगे उनकी जिंदगियां अब कौन कौन से मोड़ लेने वाली थी। प्रताप ठाकुर अपनी वसीयत लिखवाने के बाद जैसे उनके दिल को एक बड़ा सुकून आ गया था। वो चेहरा जिस पर कभी मौत का सा सन्नाटा छाया हुआ था, अब उस पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट थी। मुझे माफ कर देना मोहिनी, जो मैंने तुम्हें खुद से जुदा कर दिया और तुम्हारा ख्याल न रख सका। कम से कम ये वसीयत, मरने के बाद मैं तुम्हारे बाप से नजरें तो मिला पाऊंगा। मरने के बाद उसे बता सकूंगा कि मैंने उसकी बेटी के साथ नाइंसाफी नहीं की। जहाँ भी रहो हमेशा खुश रहना, और हो सके तो मुझे भी माफ कर देना। रात होते होते तक उनकी तबीयत काफी खराब हो गई थी। उनका बेटा सौरभ ठाकुर, उनका पोता हर्ष ठाकुर, उनकी बहू सुनीता ठाकुर, सब उनके आसपास जमा थे। सबकी आंखों में ही आंसू थे। उन्होंने सौरभ का हाथ थामकर बस एक बात कही थी, सौरभ, मेरे मरने के बाद मेरी आखिरी ख्वाहिश को जरूर पूरा करना। और वो मैंने आखिरी ख्वाहिश वकील जी को बता दी है। ये कहकर उन्होंने आंखें मूंद ली थी। उनके प्राण उनके शरीर से निकल चुके थे, लेकिन चेहरे पर अभी सुकून था, जैसे वो जाते जाते इंसाफ कर गए थे। क्या बोल रहे हैं पापा? मैं क्यों करने लगा उससे शादी? इस वक्त हॉल जैसे कमरे में सभी छोटे बड़े मौजूद थे। 3 दिन पहले ही दादाजी की डेथ हुई थी और आज उनकी वसीयत खुली थी, जिसके अनुसार उनके पोते हर्ष ठाकुर को अनिका से शादी करनी थी, वरना सारी जायदाद ट्रस्ट को चली जानी थी। किसी को कुछ नहीं मिलना था। बेटा, ये मैं नहीं, इस वसीयत में लिखा हुआ है, और इस वसीयत के खुलने के 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही शादी होना जरूरी है, वरना आप सब लोग रोड पर आ जाएंगे। वकील जी ने वसीयत के पहले पेज की आखिरी लाइन पर सबकी निगाह दौड़ाई थी। हर्ष ने गुस्से से मुट्ठियां भींच ली। वो कभी भी उस मिडिल क्लास लड़की से शादी नहीं करना चाहता था, चाहे उसका सब कुछ छिन जाता। हर्ष, जाओ वकील साहब को गेट तक छोड़ कर आओ। डोंट वरी, मैं चला जाऊंगा, आप चिंता ना करें। बस आप इस वसीयत की शर्त को पूरा कर दें ताकि जायदाद कानूनी तौर पर आपको मिल जाए, वरना आप जानते हैं 1 हफ्ते के बाद क्या हो सकता है, और तब मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। वकील साहब उन्हें साफ शब्दों में कहते वहां से अपनी फाइल और कोट उठाते बाहर निकल गए थे। ये सब क्या क्या पापा जी ने? क्या उन्हें पता नहीं था बच्चों की मर्जी किसमें है? अब इस बच्ची का क्या होगा जिसने हर्ष के हवाले से न जाने कितने सपने सजा लिए थे? सुनीता जी ने दुखी दिल से अपने पति गौरव की तरफ देखते हुए पूछा, जिनकी निगाहें अपने बेटे पर ही जमी हुई थी। उनके दिमाग में क्या चल रहा था बस वही जानते थे, और इस जायदाद को ट्रस्ट में जाने से रोकना चाहते थे, जो लाखों करोड़ों की नहीं बल्कि अरबों की थी। वो खानदानी रईस थे। उनकी जमीनें जायदादें इतनी थी कि खुद उन्हें भी अंदाजा न था, क्योंकि आज तक कभी पूरी जायदाद का हिसाब किताब करने का या उसे देखने का मौका तक न मिला था। पर सब कुछ हाथ से निकल जाने का मतलब रोड पर आ जाना था। इससे पहले कि सौरभ जी हर्ष के पास जाते, हर्ष गुस्से से सामने पड़ी टेबल को ठोकर मारता, लंबे लंबे डग भरता बाहर निकल गया था। अब क्या होगा सौरभ जी? सुनीता जी सर पकड़े बैठ गई थी। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वो सीरियस अंदाज में कहते अपने कमरे की तरफ बढ़ गए थे। जबकि उनकी बात का मतलब समझते सुनीता जी ने पलटकर नैना की ओर देखा था, जिसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, और आज वो खुद को बेबस महसूस कर रही थी।
नैना, जो सुनीता जी के बचपन की सहेली की बेटी थी, लंदन से इंडिया उन्होंने खास हर्ष के लिए उसे बुलवाया था और नैना भी हर्ष को देखते ही उसकी दीवानी हो गई थी। सुनीता जी उन दोनों की शादी करवाने का सपना देख रही थी, लेकिन अब अपने ससुर की वसीयत से वो एकदम बेबस हो गई थी। क्या हो गया मम्मी? अनिका, ठाकुर काका जी की मौत हो गई है। क्या? प्रताप ठाकुर जी की मौत? अनिका ने होठों ही होठों में दोहराया। आपको कैसे पता चला मम्मी? अब की बार उसके बोलने का अंदाज धीमा था। अभी वो राजू का फोन आया था, उसने बताया। तो आप क्यों इतने आंसू बहा रही हैं? जब आपको किसी ने बताया ही नहीं तो आप भी इस मामले पर मिट्टी डालें। जबकि अनिका की बात पर उसकी माँ मोहिनी जी ने उसे आंसू भरी निगाहों से देखते हुए गुस्से से घूरा था। अनिका, तुम कुछ ज्यादा ही बोलने लगी हो। तुम जानती हो ना प्रताप ठाकुर के हम पर कितने एहसान हैं। मेरी जिंदगी भी प्रताप ठाकुर की दी हुई है। अगर वो हमारे सर पर हाथ न रखते तो हम एक एक दाने के लिए तरस जाते। तुम्हारे बाप के मरने के बाद वो हमारा सहारा बने थे। तो मम्मी, मेरे पापा के मरने के बजाय भी तो वही बने थे। ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? मौत और जिंदगी तो भगवान के हाथ में है, और इसमें ठाकुर काका कैसे तुम्हारी पापा की मौत की वजह बने? तुम्हारे पापा का काम था, वो अपना काम करते हुए अपनी जान से हाथ धो बैठे थे, तो वो काम भी प्रताप ठाकुर ने ही उन्हें करने के लिए दिया था। अनिका किसी भी तौर मानने को तैयार नहीं थी, जबकि मोहिनी जी अब उसे और ज्यादा बहस नहीं करना चाहती थी। चुपचाप अपने आंसू अपनी साड़ी के पल्लू से पोंछने लगी। अच्छा मम्मी, रोना तो बंद करें। अब पता चल गया है तो चले जाएं। अब क्या फायदा जाने का? 2 दिन पहले उनकी डेथ हुई थी, अब तो उनका अंतिम संस्कार भी हो गया है। वहां जाकर उन लोगों का क्या मुंह देखूं, जो हम लोगों को देखना तक गवारा न करते। वो अफसोस से कह उठी थी, जबकि माँ की हालत पर अनिका का दिल बुरी तरह दुखा था। प्रताप ठाकुर और मोहिनी जी के पापा रमेश नागर बचपन के काफी गहरे और अच्छे दोस्त थे। दोनों 2 दिल तो एक जान थे। कोई एक नजर में देखकर कह ही नहीं सकता था कि ये दोनों अलग अलग हैं, बल्कि यही कहता कि दोनों सगे भाई हैं। प्रताप ठाकुर जो अपने आसपास के गांव पर एक अच्छा खासा रौब और दबदबा रखते थे, तो उनके दुश्मन भी काफी ज्यादा थे। रमेश जी उनके साथ साय की तरह रहते थे। एक बार जब रमेश जी की पत्नी की तबीयत खराब हुई, उसकी डिलीवरी का समय करीब था, तो रमेश जी उसे लेकर शहर जा रहे थे। तो ठाकुर प्रताप ने उन्हें अपनी गाड़ी में अपने साथ चलने के लिए कहा, क्योंकि उन्हें भी शहर में कुछ काम था। एक ड्राइवर के साथ वो लोग शहर के लिए रवाना हो गए थे, लेकिन रास्ते में ही उनके दुश्मनों ने गाड़ी पर हमला कर दिया। दुश्मन ठाकुर प्रताप को घेर कर खड़े हो गए थे, जबकि रमेश जी की पत्नी डिलीवरी पेन से गाड़ी के अंदर तड़प रही थी। रमेश जी को भी उन लोगों ने पकड़ रखा था, और जब ठाकुर प्रताप पर उन लोगों ने चाकू से वार किया तो रमेश जी ने आगे बढ़कर वो वार अपने सीने पर लिया था। दुश्मन तो भाग गए थे, लेकिन रमेश जी की हालत बहुत खराब हो रही थी। ड्राइवर भी डरकर भाग गया था। प्रताप ठाकुर ने रमेश जी को जल्दी से गाड़ी में डाला और अस्पताल की तरफ भागे थे, जबकि रमेश जी की पत्नी अपने पति की हालत देखकर बेहोश हो चुकी थी। डॉक्टर ने दोनों की ही कंडीशन खराब बताई थी, और जब रमेश जी को होश आया तो प्रताप जी उनके पास गए थे। रमेश अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। प्रताप, मेरा बच्चा और मेरी पत्नी कैसे हैं? और वो रमेश को बता न सके कि तुम्हारी पत्नी की हालत बहुत खराब है और बच्चे के बचने के भी चांस नहीं है। बस आंसू पीकर रह गए थे और उन्हें हिम्मत दी थी कि रमेश चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन रमेश की आंखों से आंसू टपक पड़े। प्रताप, एक वादा कर मुझसे, मेरे मरने के बाद मेरी पत्नी और मेरे बच्चे का ख्याल रखना, कभी उन्हें बेसहारा मत करना। और प्रताप जी ने रमेश के हाथों को थामकर वादा किया था, और ये वादा लेते ही वो इस दुनिया से चले गए थे। दोस्त की मौत पर प्रताप जी बहुत रोए थे। दूसरी खबर डॉक्टर ने दी कि रमेश की पत्नी बच न सकी, लेकिन बच्ची को बचा लिया गया था। उस नन्ही सी मासूम बच्ची को गोद में लेकर वो फूट फूट कर रो पड़े थे, और उस बच्ची को हवेली ले आए और अपनी पत्नी की गोद में डाल दिया। उस समय प्रताप जी का एक 8 साल का बेटा था, सौरभ ठाकुर। नन्ही सी मासूम परी को गोद में लेकर संध्या जी खुशी से खिल उठी थी। दोनों मिलकर मोहिनी की परवरिश बहुत अच्छे से करने लगे थे, लेकिन प्रताप ठाकुर के बेटे सौरभ ठाकुर ने कभी मोहिनी को इस फैमिली का हिस्सा नहीं माना था, और धीरे धीरे मोहिनी हीन भावना का शिकार होने लगी थी। बड़े होने के साथ साथ उसे ये भी सच्चाई पता चल चुकी थी कि वो इस घर का हिस्सा नहीं है। और फिर उसे प्रताप ठाकुर की कंपनी में काम करने वाले एक छोटे से वर्कर नीरज से प्यार हो गया था। दोनों ने जब ठाकुर प्रताप के सामने जाकर अपने प्यार का इकरार किया तो प्रताप ठाकुर गहरा सांस लेकर रह गए थे। वो मोहिनी की शादी एक अच्छे अमीर घराने में कराना चाहते थे। उन्होंने अपने दोस्त से वादा जो किया था, लेकिन वो मोहिनी के प्यार को देखते हुए सर झुका गए और यूं दोनों की शादी करवा दी गई।
लेकिन सौरभ, जो पहले से ही मोहिनी को पसंद नहीं करते थे, इस तरह उनके ही वर्कर से शादी करने पर वो गुस्से से और भी भड़क उठे थे। पिताजी, भले ही वो इस घर का हिस्सा नहीं, लेकिन बचपन से इसी घर में पली बड़ी थी, हमारी इज्जत थी। आपने कैसे उसकी शादी उस नीरज से करवा दी? लेकिन प्रताप ठाकुर कुछ न कह सके और यूं सौरभ ठाकुर ने मोहिनी का हवेली में आना बंद करवा दिया था। मोहिनी को कभी कभी प्रताप ठाकुर की बहुत याद आती थी। कुछ भी कहो, वो उसके बाप की तरह थे, लेकिन कभी सौरभ ठाकुर की वजह से वो हवेली न जा सकी। और जब मोहिनी की गोद में प्यारी सी अनिका आई तो जैसे उसे जिंदगी जीने की वजह मिल गई थी, लेकिन वो खुशियां भी ज्यादा दिन न रह सकी। अनिका के पापा नीरज को प्रताप जी ने शादी के बाद भी अपनी ही कंपनी में लगाया हुआ था। वो एक इलेक्ट्रीशियन थे, नाइट ड्यूटी दिया करते थे और उस दिन भी कंपनी में कोई इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट हो गया था और प्रताप जी ने फोन करके उन्हें वहां भेजा था। लेकिन किस्मत कि नीरज को एक बिजली का तेज झटका लगा और वो अपनी आखिरी सांसें तोड़ चुके थे। नीरज के जाने और मोहिनी के गम ने प्रताप ठाकुर को तोड़कर रख दिया था। वो सौरभ से छुपकर मोहिनी की छोटी मोटी मदद करने की कोशिश करते थे। अनिका अपने बाप की मौत का जिम्मेदार कहीं न कहीं प्रताप ठाकुर को मानती थी और फिर प्रताप ठाकुर के बीमार रहने की वजह से उन लोगों का हवेली से बिल्कुल ही रिश्ता नाता टूट चुका था और पिछले 1 महीने से तो फोन पर भी कोई बातचीत नहीं होती थी, क्योंकि प्रताप ठाकुर ठीक थे तो कभी कभी फोन पर मोहिनी से बात कर लिया करते थे और अब अचानक उनके मरने की खबर आ गई थी तो मोहिनी जी उदास हो गई थी। अनिका ने उठते हुए अपनी आंखों में आए आंसुओं को पोंछा। मम्मी, अब तो रिश्तेदारी भी पैसे के दम से चलती है, फिर उन लोगों से तो हमारा कोई खून का रिश्ता भी नहीं था, उनसे आप कोई भी उम्मीद कैसे लगा सकती हैं? जिसकी जेब में पैसे होते हैं उसी को लोग रिश्तेदार बना लेते हैं। अनिका सर नामे झटकती किचन की तरफ बढ़ गई। वो जानती थी अब मोहिनी जी का सारा दिन बस रो रो कर प्रताप ठाकुर को याद करते हुए गुजरेगा, जिन्होंने उन्हें अपने बाप के समान माना था। अपनी माँ की आंखों में आंसू देखकर आज उसे उन लोगों से सख्त नफरत महसूस हो रही थी, जिन्होंने खबर देना तक गवारा न किया। वो उबलते पानी में पत्ती डालते हुए बुरे बुरे मुंह बना रही थी। 19 साल की अनिका मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। बाप के जाने के बाद से दोनों माँ बेटी ही एक दूसरे का सहारा थी। हालांकि अनिका जानती थी कि प्रताप ठाकुर ने मार्केट की 3 दुकानें मोहिनी के नाम कर रखी थी और उनसे ही किराया आता था, जिससे वो दोनों माँ बेटी खर्चा चला रही थी। वो गहरा सांस भरते हुए माँ के कमरे की तरफ बढ़ी थी और उन्हें जबरदस्ती खाना खिलाकर दवाई खिला दी। अभी वो बाहर आई थी कि दरवाजा जोर जोर से बजने की आवाज आई। अनिका ने दरवाजा खोला तो सामने एक आदमी सूट बूट पहने दरवाजे की तरफ से पीट करके खड़ा था। वो माथे पर बल डालकर रह गई। जी, कौन है? किससे मिलना है आपको? वो इंसान पलटकर अनिका को देखने लगा। उसके चेहरे पर नरमी थी, जबकि दिल में उस लड़की के लिए सख्त नफरत। अनिका, उसने जैसे जानना चाहा। जी, मैं अनिका हूँ, लेकिन आप कौन? अनिका उस खूबसूरत हैंडसम मर्द को देखते हुए थोड़ा सा झिझकी थी। मेरा नाम हर्ष ठाकुर, प्रताप ठाकुर का पोता और सौरभ ठाकुर का बेटा। वो अपना चश्मा उतारकर उसे गहरी निगाहों से देखते हुए बोला, जिसका मासूम हुस्न नजरअंदाज करने के काबिल तो बिल्कुल भी न था, लेकिन दिलो दिमाग में नफरत की पट्टी जो बंधी थी, जो उसके माँ बाप ने बचपन से ही बांधना शुरू कर दी थी, तो इस आंखों पर चढ़ी पट्टी के साथ उसके हुस्न को कैसे देख पाता? हर्ष ठाकुर के इंट्रोडक्शन देने पर वो अपने होंठ भींच कर रह गई थी, क्योंकि वो इस इंसान को अच्छी तरह जानती थी। यहाँ आने का मकसद? तीखे अंदाज में पूछा। मकसद है तभी तो आया हूँ। तुम्हारी माँ कहाँ है? वो उसे एक तरफ करता अंदर घर में दाखिल हुआ था। आप ऐसे अंदर नहीं आ सकते, जाइए वापस बाहर। वो गुस्से से अपने से 8 साल बड़े हर्ष ठाकुर को घूर कर बोली थी, जबकि वो उसकी तरफ मुड़ते हुए उससे भी सख्त निगाहों से उसे घूरने लगा। तुम्हारी माँ से मुलाकात करने आया हूँ। कौन सा कमरा है उनका? ठंडा अंदाज, जबकि अनिका को गुस्सा आया था। आखिर आप होते कौन है? मेरी माँ से मिलने के लिए मेरे घर आने वाले। हमारा रिश्ता सिर्फ आपके दादाजी के जीने तक था। अब जब वो इस दुनिया में नहीं है तो आप लोगों से हमारा कोई रिश्ता नहीं। जाइए, निकलिए मेरे घर से। और आप तो अपने दादाजी के जिंदा होते हुए कभी हमसे मिलने ना आए, अब उनके मरने के बाद क्यों आए हैं? आपने तो उनके मरने तक की हमें खबर न दी थी, क्योंकि हम आपके लिए पराए थे। मेरी माँ उस इंसान को आखिरी बार देख न सकी जिन्होंने मेरी माँ को बाप जैसी मोहब्बत दी थी। वो तंजिया अंदाज में बोली, बहुत जहर भरा है तुम्हारे अंदर हम लोगों के लिए। वो उसकी तरफ एक कदम बढ़ाते हुए बोला तो वो 2 कदम पीछे हटी थी। जो आपने दिया वही लौटाया है, अब जाइए यहाँ से। दरवाजे की तरफ इशारा करती आंखों में आने वाली नमी को छुपाते हुए बोली थी। मोहिनी आंटी से मिले बिना नहीं जाऊंगा। वो भी जिद्दी था और अंदर कमरे की तरफ बढ़ा कि अनिका ने उसका रास्ता रोका।
एक बार की बात तुम्हें समझ नहीं आती? निकले हमारे घर से। हमारा छोटा सा घर आपकी शान के खिलाफ है, इसलिए दोबारा अब हमारे घर आने की तकलीफ ना कीजिएगा। जबकि इस बार हर्ष को गुस्सा आया था। उसने उस लड़की को बाजू से पकड़कर एक तरफ किया और अंदर बढ़ गया। सामने ही उसे मोहिनी आंटी दिखाई दी। वो उनके पास जाता मोहब्बत से मिला। वो भी उसे देखकर एकदम खुश हो गई थी। 3 साल का था जब वो उसे छोड़कर हमेशा के लिए उस हवेली से चली आई थी। उसे गोद में खिलाया करती थी और वो भी बचपन में उनका दीवाना हुआ करता था। और आज इतने सालों के बाद उसे अपने सामने देखकर मोहिनी जी की आंखों से आंसू निकल पड़े थे। वो उसे अपने पास बिठाकर गिले शिकवे करने लगी, जबकि अनिका को उनका अंदाज बिल्कुल अच्छा न लगा था। उसे घर से निकाल कर बाहर करने की बजाय उसके साथ बैठी दुख सुख सुना रही थी। मैं आपको लेने आया हूँ आंटी, आप अभी इसी वक्त चलें। वो जिद्दी से अंदाज में बोला था, जबकि मोहिनी जी ने हैरत से उसे और फिर अनिका को देखा था। ऐसा कैसे मुमकिन है? क्यों मुमकिन नहीं? वो अपनी बात पर जोर देते हुए बोला। जरूर इन लोगों की इसमें कोई मतलब छुपा होगा मम्मी, मत आइएगा इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में। अनिका ने हर्ष को घूरा, जबकि उसने भी बदले में उसे गुस्से से देखा था। हर्ष, कुछ भी करके उन्हें हवेली लेकर आओ, इस लड़की से शादी करो, जायदाद अपने नाम करो और फिर खत्म कर देना ये रिश्ता, क्योंकि वसीयत में सिर्फ शादी की शर्त है, उसे निभाने की शर्त नहीं। अपने पापा के शब्दों को याद करता वो खुद पर कंट्रोल कर गया और फिर वापस मोहिनी जी की तरफ मुड़ा। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं? बिल्कुल भी नहीं। अगर इतनी ही तड़प, इतनी ही मोहब्बत होती तो उस इंसान के मरने की खबर मेरी माँ को जरूर देते, जिन्हें मेरी माँ ने बाप से कम नहीं समझा था। वो सवाल तो मोहिनी जी से कर रहा था, जबकि जवाब अनिका की तरफ से आता तो वो होंठ भींचकर उसे बस घूर कर रह जाता। आंटी, कल दादाजी की वसीयत खुली थी। उनकी आखिरी ख्वाहिश यही थी कि आपको हवेली की बेटी बनाकर वापस ले आया जाए। ओह, उनकी आखिरी ख्वाहिश का सम्मान। मिस्टर हर्ष ठाकुर, जीते जी तो आप उनकी ख्वाहिश पूरी न कर सके। अब कौन सी ख्वाहिश पूरी करने का इरादा है जिससे उनको अब कोई फायदा नहीं होने वाला? क्योंकि अब तो वो इस दुनिया में है ही नहीं। मरने से पहले वो कितना तड़पे होंगे मेरी माँ के लिए, मैं अच्छे से जानती हूँ। लेकिन तब तो आपने उन्हें एक बार भी न मिलने दिया। अब उनके मरने के बाद ये हक और फर्ज आपको कहाँ से याद आ गया? अनिका बेटा, जाओ चाय पानी का इंतजाम करो। कौन सा पानी मम्मी? ये तो मिनरल वाटर पीते होंगे, इन्हें हमारे गरीबों का पानी हजम नहीं होगा। अनिका, किचन में जाओ, वो सख्ती से बोली तो अनिका पांव पटकते हुए किचन की तरफ बढ़ गई थी। जबकि हर्ष अब थोड़ा सा सुकून के साथ मोहिनी जी की तरफ मुड़ा और अपनी बातों से उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करने लगा और कुछ हद तक वो कामयाब भी हो गया था। आपको लगता है वो आएंगी? सुनीता जी ने अपने पति सौरभ जी से फिक्रमंदी से पूछा। वो आए ना आए, लेकिन मुझे हर्ष पर पूरा भरोसा है, वो उन्हें लेकर आएगा। उनके शब्दों का यकीन सुनीता जी को भी चौंका गया था। कुछ ही देर में बाहर गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनते सब चौकन्ना हुए थे। सबकी नजरें मेन गेट की तरफ उठी थी। सुनीता जी रेलिंग के पास खड़ी नीचे हॉल में देखने लगी। मेन गेट पर गाड़ी खड़ी थी, जबकि नैना भी अपने कमरे से निकलकर उनके बराबर आकर खड़ी हो गई थी। बाहरी दरवाजे से हर्ष के साथ एक औरत और उसके साथ एक बहुत ही खूबसूरत लड़की सपाट चेहरे के साथ अंदर दाखिल हुई थी। ले, ये तो पहली बार में ही हवेली पहुंच गई, सुनीता जी ने दांत पीसते हुए कहा था। ऐसा लगता है जैसे इंतजार में बैठी थी कि कोई लेने आए हमें और इस घर में आने का मौका मिले। सुनीता जी ने जहर उगला। इतने में सौरभ जी अपने कमरे से निकलकर मोहिनी जी की तरफ बढ़े थे और उसे गले से लगा लिया। वो भी सौरभ जी के गले से लगकर फूट फूट कर रो पड़ी थी। प्रताप ठाकुर जी की याद शिद्दत से आई थी। मोहिनी जी ने कभी इस घर को पराया नहीं माना था। आंख खुली तो इसी घर में, इसीलिए यही घर उनका था। लेकिन घर वालों ने उन्हें गैर होने का एहसास करा ही दिया था और आज वो सौरभ जी के गले लगकर फूट फूट कर रोई थी, जैसे उनका बचपन, उनकी जवानी उनकी आंखों के सामने घूम गई थी, जो इसी हवेली में गुजरी थी। सुनीता जी आगे बढ़ी और उनसे गले मिली, लेकिन एक फासले से। सौरभ जी ने अनिका के सर पर हाथ रखते हुए एक निगाह बेटे को देखा, जिसके चेहरे पर सुकून था। मतलब आगे का रास्ता भी आसान था। पन्ना, इनके लिए जो कमरा सेट करवाया था, इन्हें वहीं लेकर जाओ। बेटा, अपना सामान रखो, इस घर को अपना ही घर समझना। सुनीता जी ने चेहरे पर झूठी मुस्कान सजाकर अनिका से कहा था, जबकि अनिका सिर्फ माँ की वजह से मजबूर होकर यहाँ आई थी, क्योंकि उन्होंने उसे अपनी कसम दे दी थी। वो दोनों माँ बेटी पन्ना के साथ कमरे में चली गईं, जबकि सौरभ जी ने आगे बढ़कर बेटे को गले से लगाया। हर्ष, तुमने तो ये चमत्कार ही कर दिखाया। वो बेटे के इस कारनामे से खुश हो रहे थे। कल तक तो हर्ष उनके हाथ में ही नहीं आ रहा था। वो किसी भी सूरत उस लड़की से शादी करने पर राजी नहीं था।
बहुत मुश्किल से सौरभ जी ने उसे समझाया था। अब आगे का मिशन उन दोनों बाप बेटे ने मिलकर तय करना था। पापा, इसमें कौन सी बड़ी बात थी, उन लोगों को तो आना ही था। भला भला अमीरों भरे ऐशो आराम किसे पसंद नहीं, जबकि उसकी बात पर सुनीता जी ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए मुंह बनाया था। अच्छा, तुम दोनों माँ बेटे खामोश हो जाओ। जानते हो ना, ये शादी करना बहुत जरूरी है, वो भी इसी हफ्ते। इसलिए कोई भी बात करने से पहले सोच समझ लेना कि कहीं किए करार पर पानी मत फेर देना। उन्होंने पत्नी और बेटे को समझाया। वो सब एक ही प्लान पर काम कर रहे थे सिवाय नैना के। वो तो एक पल को भी इस लड़की को इस हवेली में बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, तो फिर शादी होता हुआ कैसे देख सकेगी। जैसे ही हर्ष अपने रूम में गया, नैना भी उसके पीछे उसके कमरे में जा पहुंची थी। हर्ष, वो एकदम से उसके पीछे से हाँ करती आंखें मूंद गई। हर्ष एकदम से चौंका था और धीरे से नैना को खुद से अलग किया। क्यों रो रही हो, उसने नरमी से पूछा। तुम शादी कर लोगे उस लड़की से, वो बहुत दुख से बोली थी। मजबूरी है, जानती हो ना, फिर भी ये सवाल क्यों कर रही हो, वो बिगड़े मूड से बोला। हर्ष, मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना, वो दिल का डर जबान पर ले आई। इतना इनसिक्योर क्यों हो रही हो, वो उसके आंसू पोंछता इस बार नरमी से बोला था। प्लीज हर्ष मत करो, मैं नहीं बांट सकती तुम्हें। वो फिर से उसके करीब हुई थी जब हर्ष ने हाथ के इशारे से उसे वहीं रोक दिया। अपने और मेरे बीच फासला बनाए रखो, हमारे बीच अभी कोई रिश्ता नहीं है। कंट्रोल योरसेल्फ, वो ठंडे अंदाज में बोला था। रिश्ता बना भी रहे हो तो किसके साथ, और फिर उसे ही अपने पास आने की इजाजत दोगे, फिर मेरा क्या होगा हर्ष। वो लगातार एक ही बात करते हुए हर्ष को परेशान कर रही थी। देखो, रात बहुत हो गई है, तुम जाओ, इस बारे में कल बात करेंगे। वो इस वक्त काफी थका हुआ था, नहाकर सोना चाहता था। हर्ष प्लीज मुझे, नैना कहा ना कल बात करेंगे, जाओ, वो ठंडे अंदाज में बोला। तो वो सर झुकाकर अपने कमरे में चली आई थी, जबकि उसने गहरा सांस लेते हुए अपनी शर्ट उतारकर एक तरफ उछाली और बिस्तर पर फैलकर लेटकर अपनी आंखें मूंद ली। ब्लैक सैंडो में इस वक्त उसके भारी मसल्स उभरे हुए थे, उसकी मजबूत बॉडी का पता दे रहे थे। मोहिनी जी के घर में हुई आज की सारी बातों को याद करते अनिका को सोचते हुए उसका गला तक कड़वा हुआ था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई, साथ ही साथ वो अंदर दाखिल हुई थी। उसका अंदाज जल्दी भरा था। हर्ष को लगा शायद नैना वापस आई है, लेकिन दरवाजे से अनिका को अंदर आता देखकर वो उठ बैठा। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी। वो मेरी मम्मी, उनको सांस नहीं आ रहा, अनिका ने मुश्किल से अपने आंसू पोंछते हुए कहा था। क्यों, क्या हुआ? वो फौरन अपनी शर्ट सोफे से उठाकर पहनते हुए बोला। उनका इनहेलर नहीं मिल रहा, शायद आपकी गाड़ी में गिर गया है। सामान से प्लीज चेक कर लें। वो इस वक्त जिस तरह बात कर रही थी, दिन वाली अनिका से बिल्कुल अलग लग रही थी। तुम चलो आंटी के पास, मैं देखता हूँ। वो फौरन गाड़ी की चाबी लेता बाहर पोर्च में आया था। गाड़ी की सीट पर देखा कोई इनहेलर न मिला, नीचे देखा तो उसे इनहेलर नजर आ गया था। फौरन इनहेलर लिए अंदर भागा। हर्ष, क्या हुआ? रास्ते में नैना टकरा गई, लेकिन वो उसे नजरअंदाज करता मोहिनी जी के रूम की तरफ बढ़ गया था, जहाँ उनकी सांसें रुक रुक कर चल रही थी। अनिका से वो संभल नहीं रही थी। हर्ष ने इनहेलर उनकी तरफ बढ़ाया तो उसने फौरन माँ के मुंह को लगाया। कुछ देर में उनकी सांसें सही हुई थी। अनिका ने अपनी माँ को अपने सीने से लगाया हुआ था, साथ ही साथ उन्हें हौसला दे रही थी। कुछ ही देर में उनकी सांस ठीक होने लगी थी। उन्हें बिस्तर पर लिटाते हुए हर्ष को मीठी निगाहों से देखने लगी। अभी वो कुछ भी कहने की पोजीशन में न थी। आंटी का ख्याल रखना, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कह देना। पता नहीं क्यों हर्ष के कहने का अंदाज थोड़ा सा नरम हुआ था। शायद वो मोहिनी जी की इतनी बिगड़ी हालत देखकर काफी परेशान हो गया था। वो माँ को आराम से लिटाकर उन पर कंबल डालते हुए हर्ष की तरफ बढ़ी। आज आपने जो भी किया आपके लिए, उसके लिए आपका धन्यवाद। बाकी आपकी किसी एहसान की जरूरत नहीं, मैं अपनी माँ का ख्याल रख सकती हूँ। अब वो एकदम से पहले वाली अनिका बन गई थी। हर्ष ने उसे गुस्से से घूरा और बाहर निकल गया, जबकि वो लाइट ऑफ करती माँ के पास बैठ गई। सौरभ, मेरी अनिका तुम्हारी भी बेटी है, तुम उसके लिए जो भी फैसला करोगे वो ठीक ही होगा। और ये तो तुम्हारा बड़प्पन है कि तुम अपने बेटे के लिए मेरी अनिका को मांग रहे हो, वरना कहाँ मेरी औकात और कहाँ आप लोग। मोहिनी जी की आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे यकीन था तुम कभी इनकार नहीं करोगी, लेकिन मुझे ऐतराज है। अचानक से अनिका ने वहां आकर हॉल में मौजूद सभी को चौंका दिया था। मोहिनी जी को बेटी की इस बात पर गुस्सा आया। मुझे आपके बेटे से शादी नहीं करनी अंकल, वो सीने पर हाथ बांधे सपाट अंदाज में बोली, जबकि सोफे पर टांग जमाए बैठे हर्ष का दिमाग गुस्से के मारे झंझना उठा था। बेटा, जब बड़े आपस में बात कर रहे हो तो छोटे बीच में नहीं बोलते। फैसला छोटों के बारे में किया जा रहा हो तो उनकी राय लेना जरूरी होता है, और मुझे उम्मीद है मेरी माँ मेरे साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगी। वो अपनी माँ को भरोसे में लेना चाहती थी। अनिका, रूम में जाओ, मैं बात कर रही हूँ ना।
मोहिनी जी ने उसे टोका था। मम्मी आप बात नहीं कर रही, आप इमोशनली ब्लैकमेल हो रही हैं इन लोगों से। अनिका ने खुद को और भी कुछ कहने से रोका था। आंटी ने क्या कहा सुनाई नहीं दिया? हर्ष ने उसे गुस्से से घूर कर देखते हुए कहा था। हर्ष की गुस्सीली निगाहों पर अनिका बदले में उसे गुस्से से घूर कर रह गई। मम्मी आप चलें अंदर मेरे साथ। वो माँ को उठाने लगी। अनिका मैं तुम्हारा रिश्ता तय कर चुकी हूँ, इसलिए अब कोई बहस नहीं। उन्होंने हाथ उठाकर उसे वहीं रोक दिया। वो आंखों में आंसू लिए माँ को बेयकीनी से देखने लगी। कहाँ तो कल तक इन लोगों से उसकी माँ परेशान थी और कहाँ आज वो आते ही इन लोगों की साइड हो गई। वो गुस्से से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। उसके जाने के बाद मोहिनी जी ने सौरभ जी से अपनी बेटी के रवैये की माफी मांगी, जबकि सौरभ जी के दिल में उस लड़की के लिए और भी नफरत भर गई जो इस तरह उन्हें जवाब देकर गई थी। प्रताप ठाकुर की वसीयत ने उनके हाथ पैर बांध दिए थे, वरना वो इस लड़की को एक मिनट के लिए भी इस घर में बर्दाश्त न करते। और फिर अनिका कितनी ही बार मना करती रही, शोर मचाया, हवेली से जाने की धमकी दी, पर किसी ने उसकी एक न सुनी और एक छोटा सा फंक्शन करके उसकी शादी हर्ष से कर दी गई। उसकी आंखों में ढेर सारे आंसू जगमगा उठे थे, लेकिन माँ की धमकियों के आगे वो बेबस हो गई थी। अच्छा रहेगा अगर विदाई भी आज ही कर दी जाए, तो कल मुंह दिखाई का फंक्शन धूमधाम से कर लेंगे। जी जी क्यों नहीं, सौरभ जी ने खुशी से कहा। उन्हें आज बहुत खुशी हो रही थी कि इतनी बड़ी जायदाद उनके हाथों से निकलने से रह गई थी, लेकिन दिल ही दिल में सोचा था, मोहिनी तुम बेकार की खुशफहमियां पाल रही हो। अगर मुझे धूमधाम करके लोगों को बताना ही होता तो मैं शादी भी धूमधाम से ही करवाता, कल तक का इंतजार न करता। अनिका दिल ही दिल में सबसे नाराज हो चुकी थी, अपनी माँ से भी, जिन्होंने दौलत के लालच में आकर उसकी इन जालिम लोगों में शादी कर दी थी। यूं सौरभ जी के कहने पर विदाई की तैयारियां शुरू हो गईं। थोड़ी देर में उसे एक दो रस्म करने के बाद हर्ष के कमरे में भेज दिया गया था। इस वक्त वो भारी गोल्डन लहंगा पहने हुए थी जो उसकी माँ ने उसे जबरदस्ती पहना दिया था। हल्का फुल्का मेकअप और ज्वेलरी में अपनी खूबसूरती के साथ उसके बिस्तर पर विराजमान थी। उसे आज हॉल में सबकी निगाहें अपने जिस्म के आर पार होती महसूस हो रही थी। कमरे का दरवाजा खुला, उसकी सास सुनीता जी अंदर आई थी। प्यारी लग रही हो, उसको सर से लेकर पैर तक देखते हुए वो मुंह बनाते हुए बोली थी। लेकिन मखमल में टाट का पैबंद नहीं लगता, ये तो सुना होगा ना। उनकी अचानक कही बात पर अनिका ने सर उठाकर उन्हें देखा। ऐसे क्या देख रही हो? जो हो रहा है इसे सच न समझ बैठना। जिस माँ की खातिर तुमने हर्ष से शादी की है, उसी माँ की खातिर हर्ष से दूर भी रहना। हर्ष का और तुम्हारा कोई जोड़ नहीं, वो मेरी पसंद से ही शादी करेगा। फिर मुझसे शादी की वजह? मैंने तो नहीं कहा था ना शादी के लिए। वो दिल पर पत्थर रखकर उनके जाते कदमों को रोक गई थी। मजबूरी थी तुम्हें इस घर की बहू बनाना, जो बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएगी। वो धीरे से कहती बाहर निकल गई थी। न चाहते हुए भी अनिका की आंखें भीग गईं। उसे हर्ष से कोई इश्क तो नहीं था, बल्कि वो तो उसकी शक्ल देखने की भी रवादार न थी। पर अब शादी जैसे पवित्र बंधन के साथ भी ये खेल खेलने लगे थे। तभी खटाके की आवाज से दरवाजा खुला और अब आने वाला हर्ष नहीं बल्कि नैना थी, जिसकी आंखों में आंसू और दुख था। मेरा है वो हर्ष ठाकुर, सिर्फ मेरा है, तुम्हारा नहीं। वो पागलपन के अंदाज में उसे देखते हुए चिल्लाई थी। अनिका को लगा वो एक साइको खानदान में आ गई हो, तो कर लेती शादी अपने हर्ष ठाकुर से कम मेरी जान तो छूट जाती। इस बार अनिका ने गुस्से से बिस्तर से उठकर खड़े होते हुए कहा था और अंदर आते हर्ष ने उसके शब्द अच्छे से सुने थे। कर लूंगी तुम्हें हर्ष की जिंदगी से निकाल कर। नैना एकदम से पागल हुई थी। अगर इतनी ताकत होती ना तुम्हारी मोहब्बत में, तो आज तुम यहाँ होती, मैं नहीं। उसने भी जवाब दिया था। नैना, इससे पहले नैना कुछ और बोलती, हर्ष ने उसे रोक दिया। वो पलट कर उसे देखने लगी, बेचैनी से रोते हुए उसके सीने से लिपट गई। हर्ष और सामने खड़ी अनिका की निगाहें एक दूसरे से टकराईं। हर्ष ने धीरे से नैना को खुद से पीछे किया। अपने रूम में जाओ, उसका अंदाज नरम था। हर्ष, वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन हर्ष की घूरती निगाहों की वजह से उसके शब्द गले में ही दम तोड़ गए और वो वहां से निकल गई। अब हर्ष की निगाह सामने खड़ी अपनी कमसिन बीबी की तरफ उठी थी। उसकी और नैना की एज में काफी डिफरेंस था। नैना लगभग 26-27 साल की थी, जबकि अनिका अभी 19 की हुई थी और खूबसूरती में भी नैना को बहुत पीछे छोड़ती थी। आप नहीं कहेंगे कुछ? कोई कड़वी बात, कोई इंसल्ट करने वाला शब्द? जब हर्ष उसे इग्नोर करता ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर खड़ा हुआ, तो उसे अपने पीछे उसकी बात सुनाई दी थी, लेकिन वो खामोश रहा। मुझे नहीं पता आपने मुझसे शादी क्यों की, मेरी माँ को बेवकूफ क्यों बनाया, लेकिन मैं जानती हूँ सबके पीछे जरूर कोई बड़ी वजह है। वरना तुम अमीर लोग, जिन्होंने आज तक कभी हम गरीबों का हाल तक न पूछा, उन्हें अचानक मुझे इस घर की बहू बनाने का ख्याल कैसे आ गया?
इस ड्रामे को मेरी माँ सच मान सकती है, लेकिन अनिका नहीं। वो गुस्से से लाल चेहरा लिए नफरत के तीर चला रही थी। उसका अंदाज बहुत जानलेवा था। हर्ष ने पलटकर अपनी शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए, साथ ही साथ एक एक कदम उठाता उसके करीब आया। उसका ये अंदाज देखकर अनिका की जवान को एकदम ब्रेक लगे थे। वो उसके करीब पहुंचकर एकदम ही उसकी कमर में हाथ डाले अपने सीने से लगा गया। उसकी नर्म नाजुक धड़कनें उसके चौड़े सीने से जाकर जोर से टकराई थी। अनिका ने खुद को छुड़ाना चाहा, लेकिन कसमसाने के चक्कर में वो उसके साथ और भी जुड़ती अपनी नाजुकी उसे महसूस करवा रही थी। हर्ष उसकी धड़कनों का शोर अपने सीने में बखूबी सुन रहा था। तुम्हारी जबान के ये कड़वे तीर पिछले 2 दिन से खा खा कर मेरा दिल जख्मी हो चुका है। अब आगे कुछ भी बकवास की तो 1 मिनट में जबान को काबू कर दूंगा, और मेरा काबू करने का अंदाज तुम्हें बहुत असहनीय गुजरेगा। उसे अपनी बाहों में खींचे, उसकी आंखों में आंखें डाले वार्न कर रहा था, छोड़े मुझे। वो फिर से छटपटाई थी। हर्ष ने उसकी बात की अगेंस्ट जाते उसकी कमर में अपनी उंगलियों को एकदम घुसाते हुए अपने जिस्म के साथ उसे जोड़ लिया था। सामने खड़े मजबूत जिस्म के मर्द की गिरफ्त में वो कोई छोटी सी बच्ची लग रही थी। उसके बदन की मजबूती को महसूस करते वो कांप उठी थी। कुछ भी करना, लेकिन मेरी बात के खिलाफ मत जाना, वरना वो हाल करूंगा कि सोचने समझने के काबिल नहीं रहोगी। एकदम झटके से उसे छोड़ता वो बुरी तरह दहाड़ा था और वो लड़खड़ा गई थी। जबकि अब वो अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में घुस गया था। पूरा खानदान ही साइको है। न जाने मम्मी ने कौन से पापों की सजा दी है मुझे इस इंसान के साथ बांधकर। वो आंखों में आंसू लिए सोच रही थी, और ये राज भी 2 दिन में खुल ही जाना था, लेकिन तब तक घर वालों को अच्छा बनकर रहने का नाटक करना था। हर्ष बाहर आया तो अनिका को सोफे में दुबक्का लेटा देखकर सर झटक दिया। वो खुद भी यही चाहता था कि वो उसके बिस्तर पर न आए। न जाने क्यों वो लड़की हर्ष को अपनी ओर खींच रही थी। हर्ष का दिल उसकी नाजुक सी खूबसूरती को छूने, उसे देखने के लिए मचल रहा था। बहुत मुश्किल से उसने खुद को डपट कर नींद के हवाले करना चाहा। लाइट्स ऑफ करते वो करवट बदल गया। अनिका ने दिल ही दिल में भगवान का धन्यवाद किया था, जबकि आंख से आंसू टूटकर गालों पर आए थे। जब दिल राजी नहीं था इस इंसान का तो मुझसे शादी क्यों की। वो अपने ऊपर मुश्किल से पहरे बिठाए हुए थी। जो भी था, अपनी शादी को लेकर उसके दिल में भी अरमान थे, जो आज सब मिट्टी में मिल गए थे। हर्ष सोने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसकी कमसिन बीबी उसके कमरे में मौजूद थी, लेकिन उससे दूर। कुछ ही देर बाद कमरे में उसकी भारी सांसों की आवाज गूंजने लगी थी, जिससे कि हर्ष और भी ज्यादा बेचैन हो गया था। उसकी जवानी के मुंहजोर जज्बातों ने उसे तंग कर दिया था। वो उसके वजूद से नजरें चुरा रहा था, और खुद को कंट्रोल करने का एक ही हल था उसके पास, ठंडे पानी से शावर लेना। वो उठकर वॉशरूम में घुस गया था। शावर के नीचे खड़ा वो अपने अंदर मचलते जज्बात को काबू करता गहरी सांसें भर रहा था। अभी कुछ देर पहले वो उसे खुद के साथ लगाता उसके जिस्म की नाजुकी को अपने अंदर उतरता महसूस कर चुका था। उन पलों को याद करते वो बुरी तरह मचल रहा था। उसका जी चाहा अभी से वक्त उसके पास जाए और अपना हक वसूल कर ले, लेकिन फिलहाल दीवार पर हाथ रखे वो अपने आप को कंट्रोल करता गहरी सांसें ले रहा था। मैं कभी तुम्हें अपनी कमजोरी नहीं बनने दूंगा। ये रिश्ता कुछ वक्त के लिए है, जो जल्दी ही खत्म हो जाएगा, और तुम्हारी जगह नैना इस रूम में आएगी, जो मेरे स्टैंडर्ड की है। वो चिल्लाया और दीवार पर मुक्का दे मारा। उसके अपने शब्द ही उसका दिल मानने से इनकार कर रहे थे। उस लड़की की तरफ उसका दिल बुरी तरह खींच रहा था। वो एहसास, वो जज्बात जो अनिका के लिए उसके दिल में पनप रहे थे, उसने ऐसे जज्बात कभी नैना के लिए महसूस नहीं किए थे। हालांकि वो उसके करीब रहने की कोशिश करती थी, कभी कभी उसके इतना करीब हो जाती, तब भी उसका दिल कभी बेकरार नहीं हुआ था। रात धीरे धीरे सरक रही थी। दोनों ही एक दूसरे से दूरी बनाए आज की खूबसूरत रात को बर्बाद कर चुके थे। दूसरे दिन घर के अंदर कुछ करीबी रिश्तेदारों को बुलाकर मुंह दिखाई का फंक्शन कर दिया गया था। प्रताप ठाकुर की मौत को अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था, और हर्ष की अचानक शादी, वो भी इतनी सादगी से करते देख सब लोगों के सवालों के जवाब में प्रताप ठाकुर की आखिरी इच्छा का हवाला दिया गया। उड़ते उड़ते ये खबर अनिका तक भी पहुंच गई थी। उसका दिल इन लोगों की तरफ से बुरा हुआ था। सबके जाने के बाद वकील साहब आए थे। सभी हॉल जैसे बड़े कमरे में मौजूद थे। मोहिनी जी भी मौजूद थी। वकील साहब ने हर्ष को शादी की बधाइयां दी, जिसे उसने बस खामोशी से सुना। वो वसीयत की शर्त पूरी कर चुका था और आगे उस लड़की को 1 रात के लिए भी अपने कमरे में बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसलिए उसे जल्द से जल्द अपने कमरे से, अपनी जिंदगी से दूर कर देना चाहता था।
प्रताप ठाकुर की शर्त के अनुसार आपने मोहिनी जी की बेटी से शादी कर ली। अब इस वसीयत की आखिरी लाइनों को मैं पढ़ने वाला हूँ, जो कि शादी होने के बाद ही आपको पढ़कर सुनानी थी। सभी के कान खड़े हुए थे। जैसा कि शादी हो गई है और अब दोनों पर जरूरी है कि वो 3 महीने तक इस शादी को बनाए रखेंगे। अगर 3 महीने के दौरान दोनों में से किसी एक ने भी अलग होने की कोशिश की तो उसे जायदाद से अलग कर दिया जाएगा। 3 महीने के बाद एक साथ रहने की सूरत में जायदाद दोनों के नाम कर दी जाएगी। उसके बाद वो जैसे चाहे जायदाद का बंटवारा कर सकते हैं। यहाँ पर आप दोनों की साइन चाहिए। वकील साहब ने पेपर्स हर्ष के सामने किए थे, जबकि हर्ष दिल ही दिल में गुस्से के मारे बल खाकर रह गया था और उन पेपर्स पर साइन कर दिए। कहाँ तो वो एक दिन भी उस लड़की को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, अब कहाँ पूरे 3 महीने बर्दाश्त करना था। मैं अनिका से साइन करवा कर लाता हूँ। वो फाइल उठाता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। इन पेपर्स पर साइन कर दो। हर्ष ने फाइल उसकी तरफ रखी तो वो हर्ष को सवालिया नजरों से देखने लगी। जायदाद के पेपर हैं। अब शादी के बाद तुम्हें भी बहुत कुछ मिलेगा इस जायदाद से, और इतना कुछ मिलेगा कि सारी जिंदगी अय्याशी के साथ गुजारोगी। वो उसे जिस अंदाज से बोल रहा था अनिका को बुरा लगा। उसने फाइल खोली और पेपर्स को पढ़ने लगी, जिन्हें पढ़ते हुए अनिका के चेहरे पर एक रंग आ रहा था तो एक जा रहा था। मतलब इस जायदाद की खातिर हर्ष ने उससे शादी की थी। अनिका का दिल दुखी हुआ था। हालांकि वो जानती थी इस शादी के पीछे कोई न कोई वजह जरूर थी, पर अब हकीकत सामने आई तो उसका दिल दुख गया था और उसने खामोशी से पेपर पर साइन कर दिए। अब से तुम और मैं सिर्फ 3 महीने के लिए इकट्ठे रहेंगे। उसके बाद आपसी रजामंदी से हम अलग हो जाएंगे और तब तुम्हें बैंक बैलेंस के साथ जायदाद का एक बड़ा हिस्सा भी दिया जाएगा, जो तुम्हारा इनाम होगा। गरीबी की जिंदगी से निकलकर अमीरी का मजा चखना अच्छा लगेगा। हर्ष अपनी जगह से उठता उसको और भी सुना गया, लेकिन अब वो बिल्कुल चुप हो गई थी। सारी शर्तों को उसने चुपचाप मान लिया था। उसे अपनी माँ पर गुस्सा आ रहा था। लालचीपन तो उनके अंदर भी शामिल था, जो इस जायदाद की खातिर बेटी का सौदा कर गई थी। अनिका ने खामोशी से सर झुका लिया। वो जा चुका था। अनिका को अब हर एक से नफरत होने लगी थी। उसकी माँ हमेशा अपने अमीर लाइफ स्टाइल को याद किया करती थी, जो शादी से पहले वो जी रही थी। आज उन्हें मौका मिला था वो सब वापस पाने का, और इसलिए वो बेटी को दांव पर लगा बैठी थी। अनिका के दिल में यही सोचकर माँ के लिए भी नफरत भरने लगी थी। 3 महीने तो बहुत लंबा अरसा है। मैं 1 हफ्ते तक तुमसे अलग हो जाऊंगी। भाड़ में गया ये सब धन दौलत जायदाद, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे एक सच्चा जीवन साथी चाहिए जो सिर्फ मेरा हो, मेरे साथ वफादार हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो हर्ष ठाकुर तुम्हें तुम्हारी दौलत के साथ अपनी जिंदगी से टेक आउट करूंगी, और वो भी ऐसे कि तुम सबके सामने सर उठाकर चलने के काबिल नहीं रहोगे। अनिका दिल ही दिल में प्लानिंग करती अब सुकून से थी। सबको साफ हो चुका था ये शादी सिर्फ एक ड्रामेबाजी है, इसलिए अब पति पत्नी का नाटक उन्हें बाहर के लोगों के सामने करना था, घर के अंदर नहीं। घर वालों को तो सब पता था। मोहिनी जी ने भी अपनी तरफ से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो उनका ख्याल तो रखती, लेकिन उनसे बातचीत बंद कर चुकी थी। मोहिनी जी उसके अजनबीपन की वजह से बहुत रोती थी, लेकिन अनिका का सख्त दिल मोम न हुआ। हर्ष और अनिका एक साथ एक कमरे में रहते थे, लेकिन एक दूसरे से बात नहीं करते थे। अनिका बस मौके की तलाश में थी कि किसी तरह वो हर्ष को सबके सामने बेनकाब करे और उससे बदला ले, और फिर एक दिन उसे मौका मिल गया। उनकी शादी को लगभग 2 महीने हो चुके थे और सिर्फ 1 महीना बाकी बचा था। उसके बाद सब कुछ वैसा ही होना था जैसे इन अमीरों ने सोच रखा था। अब जवाबी कार्रवाई करने की बारी अनिका की थी। आज घर में मेहमान इकट्ठा थे। आज प्रताप ठाकुर की आत्मा की शांति के लिए घर में एक हवन कराया गया था। नैना बहुत खुशी खुशी हर काम में हर्ष का साथ दे रही थी। एक पल के लिए भी उससे अलग नहीं हुई थी। अनिका के अंदर एक जलन सी उभरी थी। जो भी था वो उसका पति था, और पति पत्नी के बजाय किसी और को अहमियत दी जाए तो तकलीफ होती है। अब जो तकलीफ वो उसे देने वाली थी, उससे हर्ष को वो तड़पता हुआ देखना चाहती थी। हवन के बाद खाने का सेशन शुरू हुआ था कि तभी एक वकील ने आते हुए अनिका से मुलाकात का कहा। अनिका उस वकील को देखकर उसके पास आई और फाइल उठा ली, जबकि हर्ष की निगाहों से ये मंजर छुप न सका। एक्सक्यूज मी, मुझे इस वक्त यहाँ आप सबके सामने अपने सिर्फ नाम के पति से कुछ कहना है। अचानक से अनिका की आवाज पर सभी ने चौंक कर उसे देखा था। मोहिनी जी ने भी हैरान निगाहों से बेटी के चेहरे को देखा, जिस पर इस वक्त जुनून की छाप थी। जैसा कि आप सब जानते हैं, 2 महीने पहले प्रताप ठाकुर जी की इच्छा पर इस इंसान ने मुझसे शादी की थी, लेकिन वो सब एक धोखा था, और आज मुझे इससे तलाक चाहिए, वो निडर अंदाज में बोली थी, और सब पर एक हैरानी सवार थी। वो सीधे हर्ष के सामने जाकर खड़ी हुई।
हर्ष ने माथे पर बल डाले उसे देखा। लेकिन बेटा ऐसा नहीं कहते। चलो शादी जिन हालात में भी हुई लेकिन हो गई है, यूं मुंह उठाकर तलाक मांगते अच्छा नहीं लगता। और इतने अच्छे खानदान में आई हो, क्यों तलाक का धब्बा लेना चाहती हो? खानदान की एक औरत ने प्यार से उसे समझाना चाहा। आपकी बात ठीक है आंटी, लेकिन मैं अपने पति से खुश नहीं हूँ। ये मुझे सेटिस्फाई नहीं कर सके। क्या बकवास कर रही हो? हर्ष को एकदम उसकी बात पर गुस्सा आया था और उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। यही सच है मिस्टर हर्ष ठाकुर, आप मुझे एक दिन भी सेटिस्फाई न कर सके। मैं इस बंगले, गाड़ी और नौकरों का क्या करूं? मुझे पति का प्यार चाहिए, मुझे उसकी संगत चाहिए जो मुझे नहीं मिली। इसीलिए ये ले पेपर। उस दिन पेपर्स पर साइन आपने मुझसे करवाए, आज इन पेपर्स पर साइन आप करें। उसके सामने अटल अंदाज में वो उसे सब कुछ सूद के साथ लौटा रही थी और अपने इस काम से वो हर्ष को गुस्सा दिला चुकी थी। क्या है ये? उसकी आंखों में गुस्से से देखते हुए वो दबे दबे लहजे में चिल्लाया, तलाक का नोटिस, इस पर साइन करें। इसी वक्त से हम अपने रास्ते अलग करेंगे, क्योंकि मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे तलाक चाहिए। हर्ष ठाकुर, वो इस बार ऊंची आवाज में चिल्लाई कि हर तरफ खामोशी छा गई। हर्ष अपनी कमसिन पत्नी की इस हिम्मत पर गुस्सा तो था, मगर सख्त हैरान भी था। उसने कितना सोच समझकर वार किया था। तुम्हारे गिले शिकवे मुझे पहले पता होते तो पहले दिन ही तुम्हें बहुत अच्छे से सेटिस्फाई कर देता, तो आज ये नौबत ना आती। मैं तो बच्ची समझा था तुम्हें, और तुम पूरी आफत निकली। बहुत शौक है तुम्हें मेरे साथ सेटिस्फाई होने का। चलो आओ, आज तुम्हारे सारे अरमान पूरे कर दूं। हर्ष ने धीरे से कहकर खींचते हुए उसे कमरे में लेकर गया था, जबकि अनिका का दिल धक से रह गया था। उसे अंदाजा नहीं था कि हर्ष उसको तलाक देने की बजाय कमरे में लेकर जाएगा। उसे कमरे में लाते ही बिस्तर पर जोर से पटका था। वो औंधे मुंह जाकर बिस्तर पर गिरी थी। इससे पहले वो समझती हर्ष ने दरवाजे को लॉक लगा दिया और अपनी शर्ट उतारकर दूर उछाली थी। खबरदार जो मेरे पास आए। आप तो नैना से मोहब्बत करते हैं, उसी के पास जाएं। मुझे नहीं रहना आपके साथ, वो जोर से चिल्लाई थी। लेकिन हर्ष ने उसके ऊपर आते उसकी नाजुक लचकदार कमर को सख्ती से दबोचा था कि उसके होठों से एक सिसकी निकली थी। आज तुम्हारे अंदर इस कदर समा जाऊंगा कि तुम्हारी सेटिस्फेक्शन भी होगी और 9 महीने बाद मेरे बच्चे की माँ भी बनोगी। वो हर शब्द चबा चबा कर बोलता उसके पीछे गर्दन की तरफ से पकड़े उसका चेहरा ऊंचा करते हुए अपने सामने कर गया और अपनी गुस्से से लाल होती निगाहों से उसकी सहमी निगाहों को देखने लगा। हर्ष ने एक झटके से उसके रेड कलर की सितारों वाली साड़ी से उसे आजाद किया था। अनिका ने उससे पीछे हटाना चाहा, लेकिन उसका भारी भरकम बॉडी बिल्डर जैसे वजूद को 1 इंच भी खुद से नीचे न सरका सकी और वो उसकी कमसिन खूबसूरती और दिलकशी को देखता गुस्से में भी बहकने लगा था। उसने किस तरह इतने दिन खुद को अनिका से दूर रखा ये वही जानता था। आज उसकी बातों ने उसे बुरी तरह उकसाया था कि वो अब चाहकर भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसकी खूबसूरत नरम मुलायम धड़कनों को ब्लाउज में देखता उन पर झुका तो अनिका चिल्लाई, हर्ष प्लीज, जबकि हर्ष ने उसके लबों पर हाथ रखकर उसकी बेकार की चीखों का गला घोंट दिया और उसके कंधे गर्दन उसकी धड़कनों पर अपने होठों से नरम और कुछ कठोर स्पर्श की बौछार करने लगा। वो जुनूनी सा हो रहा था और उसके नाजुक वजूद पर अपने होठों से अपने गुस्से के निशान बनाता जा रहा था और उसे हर पर्दे से आजाद करता इस बार लाइट्स भी ऑफ कर गया था। आप मेरे साथ ये सब नहीं कर सकते। वो उसे अपने ऊपर झुकता देखकर खुद से दूर करने लगी। ये जबरदस्ती नहीं, ये रजामंदी है, सेटिस्फेक्शन है जो आज तुम्हें मुझसे मिलेगी। वो उसके कान को दांतों तले दबाता जोर से झटका देते उसकी चीखें निकलवाता उसकी सिसकियों का गला घोंटता उसके होंठों पर आया था। वो बेडशीट को मुट्ठियों में दबोचे रो पड़ी थी। क्या हुआ, आप क्यों रो रही हो? वो अपनी शिद्दतों से उसे बेहाल करते धीमे धीमे सरगोशियां करता उससे बोल रहा था और उसे जता रहा था कि वो उस पर कितना हक रखता है। जालिम है आप। वो हर्ष को और भी उकसा रही थी। तुमने मुझे मजबूर किया कि मैं ये सब करूं। उसकी गर्दन से हाथ नीचे ले जाते उसका सर तकियों से जरा सा ऊपर उठाते वो शिद्दत से उसके होठों पर झुका था। अनिका ने खुद को बचाने की हर कोशिश छोड़ दी थी, ये सोचकर कि वो उसकी पत्नी है और वो उस पर अपना हक लेने का पूरा हक रखता है और खुद ही आज अपने शब्दों से उसने उसे तकलीफ पहुंचाई है और अब उसकी भरपाई तो उसे करनी ही थी। सुबह शावर लेकर शर्टलेस लूज ट्राउजर में वो बाहर निकला तो नजर अचानक अनिका पर उठी जो सर से पांव तक कंबल में छिपी लेटी थी। हर्ष के लबों को एक भरपूर मुस्कान ने छुआ था। रात का खूबसूरत पल आंखों में घूमे तो दिल में फिर से उसकी तलब जगने लगी थी। वो आईने के सामने खड़ा होता, अपने गीले बालों में हाथ फेरता बिस्तर की तरफ बढ़ा। तो मिसेस सेटिस्फेक्शन, शावर लेना है या फिर एक और राउंड शुरू करें? वो उसके कानों में घुसकर बोलता।
उसे बुरी तरह चौंका गया था। वो घबराकर उठी थी, लेकिन अचानक ही अपनी हालत पर नजर पड़ते ही दोबारा कंबल में छिप गई थी। ऐसे छिपने का मकसद, सब कुछ तो देख चुका हूँ मैं। वो हल्का सा उसके करीब होते हुए शरारत से बोला था, आपने मेरे साथ जो किया वो गलत था। आंखों में आंसू लिए बोलती वो बहुत मासूम लगी, लेकिन हर्ष जानता था वो मासूम नहीं। क्यों, अभी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई? और चाहिए? चलो आओ बाथरूम में चलते हैं, मॉर्निंग रोमांस करते हैं जैसा अक्सर फिल्मों में होता है। क्या ख्याल है? खबरदार जो अब मेरे पास आए, मैं जान ले लूंगी तुम्हारी। उंगली उठाकर वॉर्न करती इस वक्त हर्ष को बहुत सुकून दे रही थी। जान तो आज रात निकलेगी तुम्हारी, जो कसर रह गई है ना वो पूरी करूंगा। फर्स्ट टाइम था इसलिए तुम्हारे साथ थोड़ा प्यार से पेश आया था। अब देख लिया है कि तुम मुझे सहन कर सकती हो, इसलिए आज रात तूफान आएगा। वो उसे बुरी तरह डरा रहा था। आप तो नैना से मोहब्बत करते थे ना, फिर मेरे करीब कैसे आ गए? ये बेवफाई नहीं है तो क्या है? हर्ष के जाते कदम रुके थे। वो दोबारा बेड पर आकर उसके करीब बैठा। सौतन बनेगी वो तुम्हारी। अनिका को अंदाजा नहीं था कि वो इतना जालिम है। अब जाओ, वरना अभी खुद अपने हाथों से तुम्हारे नरम मुलायम वजूद को शावर के नीचे छोड़कर आऊंगा। मैं जा रही हूँ शावर लेने, प्लीज आप जाएं यहाँ से। वो आंखें नीचे जोर से चिल्लाई थी कि इस पल हर्ष उसकी तरफ बढ़ते उसके कंबल को हटाकर उसे अपनी बाहों में भर गया। उसके साफ सफेद वजूद पर अपनी शिद्दतों के निशान देखकर धीरे से मुस्कुराया और उसे ले जाकर शावर के नीचे खड़ा कर दिया। 10 मिनट है तुम्हारे पास, शावर लेकर बाहर निकलो, वो उसे सख्त शब्दों में कहता खुद बाहर निकल गया। 10 मिनट बाद अनिका बाहर आई थी। उसे लगा वो जा चुका होगा, इसलिए वो धड़ल्ले से खुद पर टॉवल लपेटकर बाहर आई थी। सामने ही हर्ष को खड़ा देखा तो उल्टे कदमों वापस पलटी कि हर्ष ने उसकी कमर में हाथ डाले उसे अपनी ओर खींचते हुए उसकी पीठ को अपने सीने से लगाया। उसकी गर्दन पर अपने होठों का स्पर्श बिखेरने लगा। आइंदा मुझे देखकर यूं भागी तो उठाकर सीधा बिस्तर पर ले जाऊंगा, समझी? वो उसे कबट के साथ लगाते वहां से उसके लिए कपड़े निकालने लगा। सिर्फ 1 महीना रहना है, उसके बाद आपने मुझे वैसे ही तलाक दे देनी थी ताकि सारी जायदाद आपके पास रहे। फिर मुझसे जबरदस्ती रिश्ता क्यों बनाया? बच्चा हो गया तो? मतलब तुम्हें यकीन है कल की हमारी संगत से बच्चा हो जाएगा? वो उसकी सारी बातों से अपने मतलब की बात निकालता उसके होठों से अपने होठ टच कर गया। उसका चेहरा बुरी तरह बिलश करने लगा था। बहुत बेशर्म है आप। वो उसके सीने पर हाथ रखकर फासला बनाने लगी। खैर, अगर कोई कसर रह गई हो तो आज पूरी कर दूंगा, लेकिन ये तो कंफर्म है कि 9 महीने बाद मेरा बच्चा तुम्हारी गोद में होगा। वो उसके लिए कपड़े सेलेक्ट करने के बाद अब उसके लिए इनर ड्रेस निकाल रहा था। मैं खुद कर लूंगी, आप एक तरफ हटें। जबकि वो उसकी बात को इग्नोर करता हुआ उसके कपड़े निकालने लगा। ये कलर कैसा रहेगा? दूधिया सफेद धड़कनों पर गोल्डन। वाह हर्ष ठाकुर, क्या कॉम्बिनेशन कर रहे हो। ये दिन भी आना था। वो खुद का मजाक बनाते उसका ड्रेस लिए अब उसे एक हाथ से उठाता ड्रेसिंग रूम के दरवाजे तक आया था। एक ही रात में उसने अनिका को परेशान करके रख दिया था। कल भरी महफिल में उसे ललकार कर वो अब पछता रही थी। नैना नीचे उतर रही थी जब उसका टकराव अनिका से हुआ था। वो नहाई धोई निखरी निखरी से उसके सामने खड़ी थी। उसे चौंकाने पर मजबूर कर गई। उसके चेहरे पर खिलते रंग देखकर नैना का दिल डूब सा गया था। कल जिस तरह भरी महफिल में अनिका ने हर्ष पर इल्जाम लगाया था और वो उसे हाथ पकड़कर खींचकर रूम में ले गया था, उस हरकत से सबको यही लगा था कि वो उसे उसकी औकात अच्छे से याद दिला देगा, उसकी चमड़ी उधेड़ कर रख देगा। लेकिन यहाँ तो अनिका के अंदाज ही निराले थे। कल तुमने जो सबके सामने बकवास की, उसके बाद तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बाहर आने की? एक पति के किरदार पर उंगली उठाई है तुमने, शर्म नहीं आई? अब किस मुंह से बाहर सबके सामने नजर उठाकर बात करोगी? नैना की बात पर अनिका के चेहरे को हल्की सी मुस्कान ने छुआ था। वो इसलिए डियर क्योंकि हर्ष ने मेरे सारे गिले शिकवे दूर कर दिए हैं। रात ऐसे मुझ पर छाया कि बस क्या बताऊं। कभी उठाकर इधर पटका तो कभी उधर। पूरी रात ही मेरी मदहोश सिसकियां निकलवाता रहा। उफ, ही इज टू हॉट। अनिका ने मुस्कुराते हुए नैना के सर पर बम फोड़ा था। तुम झूठ बोल रही हो। मेरा हर्ष ऐसा? हर्ष अब मेरा है। बेहतर होगा तुम मुझसे दूर रहो। हम दोनों ने ही एक दूसरे को रात अपना बना लिया है। अब इस घर की मालकिन बनने के सपने भूल जाओ, क्योंकि इन सपनों की अब कोई वजह नहीं रही। वो उसे अंगूठा दिखाकर उसके दिल को बेचैन करती आगे बढ़ी थी। बड़ी आई कहीं की हर्ष मेरा है। अरे यार, सारी रात मुझे निचोड़ कर रख दिया था उस मॉन्स्टर ने। अब दिन को उसे तुम्हें कैसे दे दूं? रात गुजारो ना उसके साथ, तब पता चले। अपने शब्दों को थोड़ा ऊंची आवाज में ही बड़बड़ा रही थी।
आसपास से बेखबर आगे बढ़ती वो जैसे ही कॉरिडोर से निकली, किसी ने कमर से खींचकर उसे पिलर के नीचे दीवार के साथ लगाया। बहुत तेज जबान चल रही है तुम्हारी, बल्कि फर्राटे भर रही है। लगता है तीर सही निशाने पर लगे हैं। उसके कमर में हाथ डाले वो अर्थपूर्ण अंदाज में बोला था, छोड़े मुझे। अब तो एक जिस्म एक जान हो गए हैं, अब तो छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। एक पल को अनिका सटपटा गई। दोनों की नजरें बुरी तरह टकराई थीं, दोनों की धड़कनें तेज थीं। आप मुझे 1 महीने बाद छोड़ देंगे? वो डूबते दिल से पूछ रही थी। मैंने अभी कोई फारसी बोली जो तुम्हें समझ न आई? अचानक से उसके पेट को अपनी मुट्ठी में दबोचता उसे मदहोश नजरों से देखता हुआ बोला, यहाँ से मेरा बारिश आएगा, उसके लिए 1 महीने तक दिन रात कोशिश करूंगा, ताकि सबको पता चल जाए कि मैं अपनी पत्नी को कितना सेटिस्फाई करता हूँ। बस कर दे हर्ष, ये शब्द अब दोबारा मत कहें। गलती हो गई जो कल बोल दिया, लेकिन अब बार बार बोलकर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। वो उसके सामने अपने हाथ जोड़ गई थी। अगले ही पल हर्ष संजीदा होता पीछे हटा था और अपने सीने पर हाथ बांधकर उसे देखने लगा। किसके कहने पर ये शब्द बोले थे तुमने? उसके सवाल पर अनिका के चेहरे का रंग 1 मिनट में उड़ा था। बोलो अनिका, किसके कहने पर ये शब्द तुमने बोले? क्योंकि मैं जानता हूँ इतनी बड़ी बात कहने की तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं। तुमने मेरी मर्दानगी पर सवाल उठाया। जी तो चाहा रात को तुम्हारी जात की धज्जियां उड़ाकर रख दूं, जिस तरह तुमने मेरी जात को सबके सामने सवालिया निशान बनाकर छोड़ दिया था। वो उसके पास होता एक दीवार पर हाथ रखे उसके चेहरे के उतार चढ़ाव को देख रहा था। आप मेरे साथ ऐसा करते? मासूम शब्द और बेयकीन थे, और तुम क्या एक्सेप्ट कर रही थी? वो उल्टा उससे सवाल करने लगा तो अनिका का सर झुक गया। मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था, मैंने गुस्से में वो सब कह दिया। 2 महीने हो गए थे हमारी शादी को, एक दिन भी आपने मुझे छुआ नहीं था, इसलिए कि आपने मुझे 3 महीने बाद छोड़ देना था। मुझे फ्रस्ट्रेशन हो गई थी। इस तरह तो आप जीत जाते, आपको सब कुछ मिल जाता। मुझे यूज किया आपने, बस वही गुस्सा मेरे अंदर भर गया था। और फिर तुम्हारी माँ के शब्द। क्या कहा मम्मा ने? वो जो उसे ध्यान से सुन रहा था अपनी माँ के नाम पर चौंका। वो कह चुकी थी कि आप कभी मेरे करीब नहीं आएंगे, क्योंकि आप नैना के लिए खुद को संभाल कर रखे हुए हैं। मैं सिर्फ एक मोहरा हूँ जिसे यहाँ सबने इस्तेमाल किया है, और 3 महीने पूरे होते ही यहाँ से निकाल दिया जाएगा। मतलब 3 महीने तक कुर्बानी मैं दूं और मेरा पति किसी और पर अपने जज्बे लुटाए? मुझे मंजूर नहीं था। मैंने सारी रातें जाग जाग कर गुजारी, और फिर कल मैंने आपको वो तकलीफ दी जो मैं 2 महीने से सहती आ रही थी। वो आज सब कुछ बता रही थी। और तुम्हें क्या लगा कि ये सब कहने के बाद मैं क्या करूँगा? वो उसे और उकसा रहा था बोलने के लिए। यही कि आप मुझे छोड़ देंगे? वो लड़खड़ाती आवाज में बोली। आप क्या ख्याल है, अब तो तुम्हारे जिस्म पर अपनी मोहर भी लगा चुका हूँ। वो इतना करीब था कि बोलते हुए उसके होठों से टच कर गया था। 1 महीने बाद आप मुझे छोड़ देंगे? वो मुश्किल शब्द बोल गई थी जो वो बोलना नहीं चाहती थी। और तब तक अगर तुम प्रेग्नेंट हो गई तो? वो ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहा था जिसका जवाब अनिका के पास नहीं था। चलो मैं बताता हूँ, अगर तुम 1 महीने तक प्रेग्नेंट ना हुई तो मैं तुम्हें शर्त के अनुसार छोड़ दूंगा और तुम्हारे हिस्से की जायदाद तुम्हारे हवाले कर दूंगा। और अगर तुम प्रेग्नेंट हो गई तो 9 महीने तक तुम्हें मुझे झेलना होगा, हर रात बिना किसी बचाव के। शर्त यह भी है कि सिसकियां नहीं निकलनी चाहिए। वो उसके कुछ देर पहले शब्दों को सुन चुका था, और बच्चा हो जाने के बाद वो डरते डरते पूछ रही थी, मतलब तुम्हें यकीन है कि हर्ष ठाकुर तुम्हें सेटिस्फेक्शन के साथ साथ प्रेग्नेंट भी कर देगा? हर्ष अचानक से अपने पीछे से आवाज सुनता वो पीछे पलटा। अपनी माँ को देखकर लब भींचकर पीछे हटा था। तुम्हारे पापा बुला रहे हैं, जल्दी आओ। वो अनिका को एक घूरती नजर से देखती वहां से चली गई। हर्ष ने अनिका का हाथ मजबूती से थामा और ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। उन्हें एक साथ देखकर सौरभ जी चौंके, लेकिन खामोश रहना सही समझा। आज हर्ष को आउट ऑफ कंट्री गए हुए पूरा 1 महीना हो चुका था। उसने हर रात उसके करीब रहने का बोला था, लेकिन अचानक ही उसी दिन उसे आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ा था, और अब वो वापस नहीं आया था। इस बीच उसने कनिका से कोई कांटेक्ट भी नहीं किया था। वो रातों को जाग जाग कर रोती थी, तकियों को अपने सीने से लगाकर हिचकियां भरती। उसे एक बीमारी हो गई थी, इश्क की बीमारी, जो लाइलाज थी, और इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था। और इस बात का इजहार वो कभी हर्ष से करने वाली नहीं थी। वो उसकी दीवानी हो चुकी थी। उस रात चाहता तो वो बदले में उसकी चमड़ी उधेड़ कर रख सकता था, क्योंकि बात उसकी इज्जत की थी। इससे भी ज्यादा दर्द देता, लेकिन उसने हाथ तक न उठाया। और जिस तरह अपनी संगत से उसे चूर किया था, वो आज भी उसी एक संगत के सहारे जी रही थी। कल 3 महीने पूरे हो जाने थे, और वो दिन भी आखिर आ ही गया जब उसे यहाँ से जाना था। उसकी डेट आकर गुजर चुकी थी,
और उसने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट भी नहीं करवाया था। उसे डर था कि वो प्रेग्नेंट ना हुई तो। वो गहरा सांस भर गई। मोहिनी जी, अब वक्त आ गया है कि वादा पूरा किया जाए। आज आपको यहाँ से जाना होगा। ये रहे जायदाद के पेपर, ये घर की चाबियां, ये गाड़ी की। जो अनिका का हक था उससे कहीं ज्यादा दिया है हमने उसे। बैंक अकाउंट में भी अच्छी खासी रकम डाल दी है, जिसे आप सारी जिंदगी बैठकर खा सकती हैं। कभी जॉब की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सौरभ जी ने तसल्ली से जवाब देते हुए कहा था। मोहिनी जी की आंखों में आंसू आए थे। उन्होंने बेटी को देखा जिसके नसीब उन्होंने खुद लिखे थे। उन्हें तो लगा था अभी शादी हो जाए तो शायद ये शादी पूरी जिंदगी के लिए टिक जाए। उन्होंने अनिका की तरफ देखा। वो बहुत खामोश थी, एक शब्द भी नहीं बोल रही थी। मोहिनी जी ने उसका हाथ थामा और दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। आज वो जैसे सब कुछ हार गई थी। नैना के चेहरे पर एक मुस्कान थी, जीत की मुस्कान। वो माँ से अपना हाथ छुड़ा गई जिन्होंने उसका सौदा इस अंदाज में किया था। वो गहरा सांस भरती दरवाजे की तरफ बढ़ी कि बुरी तरह चक्कर आने पर लड़खड़ाई। मोहिनी जी ने आगे बढ़कर बेटी को संभालना चाहा, लेकिन उसने मना कर दिया। अब झूठे सहारे नहीं चाहिए मम्मी, मुझे अकेले चलना है, मत दीजिएगा सहारा। वो अपने आंसू अपने अंदर उतारती दरवाजे की तरफ बढ़ी, पर दहलीज पर पहुंचते ही कदम बाहर रखते ही आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और फिर वो गिर गई। हर्ष जो अंदर आ रहा था उसने आगे बढ़कर फौरन उसे संभाल लिया था। सबने हैरत से उसे देखा जो अचानक ही आ गया था। वो फौरन से बेहोश हुई अनिका को बाहों में लेकर अस्पताल पहुंचा था, जहां उसे खबर सुनने को मिली कि वो मां बनने वाली थी। हर्ष के तो खुशी से आंसू निकल आए थे। पूरे शरीर पर जैसे कंपन तारी हो गया था। बाप बनने का एहसास ही अलग था। अभी उसकी औलाद इस दुनिया में नहीं आई थी, लेकिन वो ऐसा महसूस कर रहा था जैसे वो आज बाप बन गया है। हॉस्पिटल के बेड पर लेटा वो कमसिन वजूद को देख रहा था जो अपने अंदर उसकी औलाद को संभाले हुए था। उसके पास आता हुआ वो उसके माथे पर अपने होंठ रखकर उसे ढेर सारा प्यार कर गया। अनिका की आंखें ठंडे स्पर्श पर फौरन खुली थी। अपने सामने हर्ष को देखकर उसने आंखें फैलाई। क्या हो गया, पहली बार देख रही हो? वो उसके गालों पर होंठ रखता प्यार से बोला था। आप आ गए? वो बेयकीनी से बोली थी। नहीं, मेरा भूत है, वो उसे चिढ़ाते हुए बोला। तो अनिका की आंखें आंसुओं से भर गईं। 1 महीने तक मुझसे दूर रहे, अब भी ना आते, वहीं बाहर किसी और के दीवाने हो जाते। वो नाराजगी से बोली। उफ, ये अंदाज खास बीबियों वाला सूट नहीं कर रहा। मुझे वही अंदाज चाहिए, एकदम जंगली, कुछ तुम काटो कुछ मैं, अपनी मनपसंद जगह पर, जैसे यहाँ। वो उसके गालों पर उंगली रखता बोला। नीचे धड़कनों पर, फिर अपना हाथ लाया यहाँ, फिर पेट तक सरकाया यहाँ। अनिका का सांस थम गया था और कुछ यहाँ पर नीचे हाथ सरकाता कि अनिका ने उसका हाथ थाम लिया था। आप बिल्कुल नहीं बदले, वही गंदी गंदी बातें करते हैं। वो लाल चेहरे के साथ बोली। थैंक यू सो मच मेरी जान, मुझे इतनी अच्छी खबर सुनाने के लिए। अब तो 9 महीने तक का वेट करना पड़ेगा। यार कोई जादू हो जाए, क्योंकि 9 महीने तो बहुत होते हैं। क्यों, मुझसे जान छुड़ाना चाहते हैं ताकि जल्दी जल्दी 9 महीने पूरे हो जाए और तुम अपने बच्ची को लेकर मुझे छोड़ दो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैंने तुम्हें सेटिस्फाई करते अपना दूसरा बच्चा भी तो लेना है ना। सेटिस्फाई करने के बदले इनाम तो बनता है। और आपकी दूसरी बीवी? मेरी एक ही बीवी है और वो है अनिका। अब बाकी सब फिजूल सोचे दिमाग से निकाल दो, घर चलते हैं, सबको खुशखबरी भी तो सुनानी है। वो उसे अपनी बाहों में उठाए बिना किसी की परवाह किए हॉस्पिटल से बाहर निकला। हवेली पहुंचते ही हर्ष ने सबको बता दिया कि वो अनिका को किसी सूरत नहीं छोड़ेगा। उसने शुरू में उससे नफरत की वजह से शादी की थी, पर अब वो उससे मोहब्बत करने लगा है। उसकी बात पर सौरभ जी, सुनीता जी के साथ साथ नैना भी भड़क उठे थे, लेकिन हर्ष ने सबको अनिका की प्रेगनेंसी का बताकर चुप करवा दिया था और यूं अनिका का प्यार जीत गया, जो वो जाने अनजाने हर्ष से करने लगी थी। उसने मोहब्बत भरी नजर हर्ष पर डाली थी, जो आज उसे सबकी नजरों में इज्जत और मान दे रहा था। आंखों से खुशी के आंसू फिसल पड़े थे और मजबूती से हर्ष का हाथ थाम लिया था। हर्ष ने भी उसे अपने साथ लगाते हुए सबके सामने ही उसके माथे पर अपने होंठ रखे थे और फिर सब घर वालों को कहा कि अनिका मेरी बीवी है, कोई भी उसके साथ गैरों वाला सलूक न करे, वरना इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। ये कहते हुए वो अनिका का हाथ थामकर अपने कमरे की ओर बढ़ गया था, जबकि नैना इस उम्मीद पर इस घर में टिकी हुई थी कि एक न एक दिन इसी घर की बहू बन जाएगी। पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई थी और अपना सामान पैक करने लगी, जबकि हर्ष और अनिका जो 1 महीने से एक दूसरे के लिए तड़प रहे थे, अब एक दूसरे की बाहों में समाकर सब कुछ भूल चुके थे।
तो दोस्तों आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना। रोज एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई रोमांटिक कहानी के साथ।